हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांस एकेडमी। सो आज का हमारा टॉपिक है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ ये चैप्टर के अंदर हमें देखना है कि केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास बहुत सारे टाइप के जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स को हम लोग क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये समझने के सबसे पहला हमें समझना पड़ेगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब ये एलिमेंट्स का मीनिंग होता है कि एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द केमिस्ट्री। कि यहां पर क्या कहा जाता है कि एलिमेंट्स के हेल्प से हम लोग कोई भी कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। तो जैसा अगर हमारा घर रहेगा तो घर कैसे फॉर्म होता है हमारा, कि एक एक ब्रिक एक के ऊपर एक रचाने के बाद आपका घर फॉर्म हो जाता है। इन सिमिलर वे केमिस्ट्री के अंदर भी आपका जो एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स का मिला के ही आपका उसका जो स्टडी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो जैसा अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे कंपाउंड का, तो कंपाउंड के अंदर क्या रहता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O, H2O मतलब क्या रहेगा आपका वाटर। H2O कैसे फॉर्म हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। नाउ ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एलिमेंट्स, और ये दोनों को कंबाइन करने के बाद जो फॉर्म हुआ वो फॉर्म हो गया हमारा कंपाउंड। तो ये मेजर डिफरेंस रहता है आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में। ठीक है, नाउ अब ये जो एलिमेंट्स है इसको क्लासिफाई करने का जरूरत क्यों है, बिकॉज हमारे पास टोटल नाउ 118 एलिमेंट्स नोन है। 118 एलिमेंट्स आर नोन टिल नाउ। अब ये जो 118 एलिमेंट्स है, ये 118 एलिमेंट्स को हम लोग क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, फिर क्लासिफाई करने का जरूरत क्यों है, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैव इट्स ओन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या कि एवरी एलिमेंट जो रहेगा वो आपका डिफरेंट है। किसी का कलर अलग है, किसी का स्ट्रक्चर अलग है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड हर एक का रिएक्टिविटी भी डिफरेंट है। नाउ इसके वजह से क्या करना पड़ेगा हमें, ये सारे एलिमेंट्स को हमें करना पड़ेगा क्लासिफाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो लेट से हमारे पास एक क्लासरूम में 118 बच्चे। नाउ ये जो 118 स्टूडेंट्स है, ये सबका प्रॉपर्टीज क्लास टीचर को याद रखना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये क्लासिफिकेशन, इसको सिंपल करने के लिए टीचर क्या कर देगी, ये बच्चों के ग्रुप्स फॉर्म कर देगी। तो जैसा क्लासिफिकेशन का बहुत सारा ऑप्शन है, लेट से मैं अगर क्लासिफाई करने जाऊंगा तो बॉयज का रो अलग कर दूंगा, गर्ल्स का रो अलग कर दूंगा। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है क्लासिफिकेशन का, बाय विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लाइक 80 to 100 वाले एक रो के अंदर, देन 60 to 80 वाले एक रो के अंदर, देन 35 to 60 के वाले एक रो के अंदर, और 35 के नीचे वाले वो तो फेल ही रहेंगे, वो तो पिछले क्लास में जाएंगे। ठीक है, नाउ अभी ये जो बच्चे को मैंने क्लासिफाई किया, ये क्लासिफिकेशन के वजह से क्या हो गया, ये सारा जो स्टडी है किसका, स्टूडेंट्स का स्टडी जो है वो टीचर के लिए सिंपल हो जाएगा। तो वैसा ही इन सिमिलर वे एलिमेंट्स का भी स्टडी सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया गया, एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया। नाउ अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन करना कैसा, ये हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना अलग अलग लॉजिक था। ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन का कौन सा वेज था ये हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला वे है हमारे पास, दैट इज डॉबेरेनर ट्रायड्स। ठीक है, नाउ सबसे पहला क्लासिफिकेशन है आपका डॉबेरेनर ट्रायड्स। ठीक है, नाउ अब ये डॉबेरेनर ट्रायड्स नाम देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, तो यहां पर डॉबेरेनर जो है ये है आपके साइंटिस्ट का नाम, कि जो साइंटिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन का थ्योरी प्रपोज किया था इसका नाम है डॉबेरेनर। एंड ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, उसको ही बोलते हैं ट्रायड्स। नाउ अब ये जो डॉबेरेनर का क्लासिफिकेशन था ये एग्जैक्टली था कैसे, या फिर डॉबेरेनर ने ये क्लासिफाई किया कैसे एग्जैक्टली। तो सबसे पहला डॉबेरेनर ने क्या किया, सबसे पहला उसने कि जितने भी एलिमेंट्स वो टाइम पे नोन थे, अब ये जो डॉबेरेनर का क्लासिफिकेशन था ये बहुत पहले हुआ था। ठीक है, अभी फिलहाल 118 एलिमेंट्स नोन है। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में सारे 118 एलिमेंट डिस्कवर हो गए, धीरे धीरे ओवर द टाइम क्या होते गया, न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, और इन दिस वे क्या हो गया, आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन है। और शायद से फ्यूचर में और एलिमेंट्स नोन हो सकते हैं, कि जब भी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या फिर आप जवान हो जाओगे वो टाइम तक क्या हो जाएगा, शायद से 200 एलिमेंट्स भी नोन हो सकते हैं।
ठीक है। तो दैट्स व्हाई फिलहाल तो 118 एलिमेंट्स नोन है, लेकिन जब डॉबलेनर ने ये क्लासिफिकेशन किया था एट दैट टाइम बहुत थोड़े एलिमेंट्स नोन थे। तो उसने क्या किया, वो टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे वो सबका एटॉमिक मास कैलकुलेट किया। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया उसने कि सबको अरेंज्ड ऑल एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, कि जितने भी एलिमेंट्स वो टाइम पे नोन थे ये सारे के सारे एलिमेंट्स को उसने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अभी असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, वो तो आपको पता ही रहेगा कि जो एटम का एटॉमिक मास कम रहेगा उसको सबसे टॉप में प्लेस किया, एंड जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको उसके नीचे नीचे प्लेस किया, मतलब उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो असेंडिंग ऑर्डर को आप याद रख सकते हो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। देन सेकेंड स्टेप, अभी ये सारे एलिमेंट्स को उसने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सेकेंड स्टेप में उसने क्या कर दिया कि ये जो सारे एलिमेंट्स नोन थे ये सारे एलिमेंट्स को उसने क्या किया, उसके 3-3 के ग्रुप्स कर दिया। नाउ ग्रुप ऑफ 3, तो ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स और उसको ही उसने नाम दिया ट्रायड्स। ठीक है। नाउ अब ये जो 3-3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप फॉर्म हो गया यहां पर, ये 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप को ही उसने नाम दे दिया ट्रायड्स। अभी आप बोलोगे सर इसने ऐसा क्या अलग कर दिया, बस एलिमेंट्स ले लिया, अरेंज असेंडिंग पर अरेंज कर दिया और उसको 3-3 का ग्रुप कर दिया, ये तो मैं भी कर सकता था, इसमें वो डॉबलेनर ने ऐसा क्या खास कर दिया? नहीं, यहां पर चेंज क्या हो गया कि जब भी उसने ये 3-3 का ग्रुप फॉर्म किया तो उसको एक स्पेशल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करने के लिए मिल गया। तो जैसा आपको वहां पर एग्जांपल दिया, देखो फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है वहां पर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप है उसको हम लोग ट्रायड बोल सकते हैं। तो यहां पर फर्स्ट एलिमेंट इज लिथियम, सेकंड वन इज सोडियम एंड थर्ड वन इज पोटेशियम। अब ये जो सबसे पहला एलिमेंट है लिथियम, ये लिथियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 6.9। देन सोडियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 23, एंड सबसे लास्ट में आपका पोटेशियम का एटॉमिक मास जो है वो है 39.1। ठीक है ना। अभी ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, ये क्लासिफिकेशन का एक स्पेशलिटी क्या था वो देखते हैं। तो यहां पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है एंड थर्ड एलिमेंट है, कोई भी ग्रुप के फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का अगर हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे, नाउ एवरेज कैसा कैलकुलेट करेंगे देखते हैं यहां पर। सो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, पहला वाला कौन सा है लिथियम का, दैट इज 6.9 प्लस सेकंड का कितना है 39.1 अपॉन डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वैसा निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसका एवरेज कितना आएगा बच्चों निकल के, तो इसका जो एडिशन आएगा 39.1 और 6.9, मतलब ये हो जाएगा 40 और 6 46 अपॉन 2 दैट इज 23। अभी आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि ये जो एवरेज निकल के आ गया किसका, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एवरेज का, ये एवरेज एग्जैक्टली मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इतना है। और यही खासियत था डॉबलेनर के क्लासिफिकेशन का कि यहां पर क्या हुआ था कि एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट is equal to atomic mass of middle element। मतलब क्या कि जो आपका मिडल एलिमेंट रहेगा, ये मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास रहेगा दैट विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो ये स्पेशलिटी था आपके डॉबलेनर के ट्रायड्स का। ठीक है, तो आई होप ये जो क्लासिफिकेशन है आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, लेकिन नाउ
अभी ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन अगर इतना परफेक्ट था, अगर ये क्लासिफिकेशन परफेक्ट रहता था तो इसके आगे का क्लासिफिकेशन आता था क्या? नहीं। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन का बहुत सारा ड्रॉबैक्स भी था, ठीक है। अब ये ड्रॉबैक्स क्या था वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये हो गया आपका डॉबरेनर ट्रायड्स का की पॉइंट्स, कि ये जो डॉबरेनर ट्रायड्स है, ये डॉबरेनर ट्रायड्स एग्जैक्टली था क्या, ठीक है। तो क्लियर है डॉबरेनर ट्रायड्स का क्लासिफिकेशन कैसा किया गया। तो कैसा क्या क्या किया गया, सबसे पहला डॉबरेनर ने क्या कर दिया कि जितने भी एलिमेंट्स वो टाइम पे नोन थे, ये सारे एलिमेंट्स को क्या किया, उसके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब है क्या, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या किया गया, सेकेंड स्टेप में उसने ये जो अरेंज्ड एलिमेंट्स थे, ये सबको क्या किया, उसको 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। और इसी 3-3 के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायड्स बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड केस में क्या कर दिया, उसने ऑब्जर्व किया कि यहां पर ये जो ट्रायड फॉर्म हो गया, ये ट्रायड के अंदर जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट है, उसके एटॉमिक मास का जो एवरेज निकल के आएगा, दैट एवरेज विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, ठीक है। तो ये 3 की पॉइंट्स हो गए आपके डॉबरेनर ट्रायड्स के। तो अगर आपको शॉर्ट नोट के लिए आएगा कि डॉबरेनर ट्रायड्स क्या होता है, तो उसके लिए आपको ये 3 की पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर एग्जाम में लिखना कैसा है, इसका मैं पूरा जो नोट्स रहेगा चैप्टर का, ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम के चैनल के ऊपर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नाउ अभी ये जो डॉबरेनर का जो ट्रायड्स था, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसमें इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। तो उसका ड्रॉबैक्स क्या क्या था वो देखते हैं, कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए नोन नहीं था। नाउ अब ये जो डॉबरेनर ट्रायड्स है, ये डॉबरेनर ट्रायड्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, ठीक है। तो उसका सबसे मेन प्रॉब्लम था कि ये जो क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। इसका मतलब क्या कि एट दैट टाइम जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए ये वाला क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं था। तो इसका मतलब ये जो क्लासिफिकेशन का जो टेबल फॉर्म किया था, ये टेबल के अंदर सारे एलिमेंट्स को प्लेस नहीं था, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक क्या रहेगा फिर, क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन was not available for और एलिमेंट्स। और जो बाकी फ्यूचर में भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, इसके बाद जब डॉबरेनर ने ये थ्योरी प्रपोज किया, उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए अगले साइंटिस्ट की तरफ से। लेकिन ये जो नए जो एलिमेंट्स थे, ये नए एलिमेंट्स को भी ये टेबल के अंदर जगह नहीं था। तो ये ड्रॉबैक्स के वजह से हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हमें स्टडी करना है लॉ, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नाउ अभी जो बच्चों को डॉबरेनर समझ में आया रहेगा, उनको न्यूलैंड समझने में कुछ डिफिकल्टीज नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज दोनों का जो स्टार्टिंग का जो प्रोसीजर था, ये दोनों भी सेम था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्लासिफिकेशन देखना है, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। नाउ अभी ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर क्या था वो देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पर। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के हिसाब से इसने अभी यहाँ पर नाम में ही इसका भी आंसर है कि न्यूलैंड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने थ्योरी प्रपोज किया था, और ऑक्टेव्स मतलब रहेगा ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स। तो जैसा ट्रायड्स के अंदर हमारा 3-3 के एलिमेंट्स का ग्रुप था, वैसे यहां पर होने वाला है आपका 8-8 एलिमेंट्स का ग्रुप्स। नाउ अभी ये जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया, इसका जो फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप वही था कि अरेंज्ड ऑल एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये आपका असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मतलब क्या हुआ यहां पर कि आपका जो न्यूलैंड है, न्यूलैंड ने भी क्या किया, सेम जो डॉबरेनर ने किया था वही सेम चीज इसने भी रिपीट किया फर्स्ट स्टेप,
क्या कि जितने भी एलिमेंट्स वो टाइम पे नोन थे, ये सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट किया, एंड कैलकुलेट करने के बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, वो हमने अभी जस्ट देखा था कि जो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कम रहेगा ये एलिमेंट्स टॉप के ऊपर आएंगे, एंड जिसका एटॉमिक मास कम है ये एलिमेंट्स आपका नीचे नीचे प्लेस किए जाएंगे। तो ये जो स्टेप है फर्स्ट वाला, ये स्टेप डॉबरनर और न्यूलैंड के क्लासिफिकेशन में कॉमन था। लेकिन डिफरेंस कहां पर आ गया कि हमारा जो न्यूलैंड है उसने क्या कर दिया, सारे एलिमेंट्स को 8-8 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और डॉबरनर ने क्या किया था, 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप रहेगा, ही मेड ग्रुप ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स बच्चों, 8 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ, सॉरी लिख दिया मैंने हाउ मेनी, ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स, और उसको ही उसने क्या नाम दे दिया गाइस, ऑक्टेव्स। नाउ अभी सिर्फ इतना ही था कि न्यूलैंड के क्लासिफिकेशन में कि सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर दिया और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके 8-8 का ग्रुप बना के बोल दिया हो गया मेरा क्लासिफिकेशन। नो, नाउ इसने ऑब्जर्व किया कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, ये क्लासिफिकेशन के अंदर जो 8-8 का ग्रुप्स फॉर्म हो रहा है, यहां पर बहुत सारा जो प्रॉपर्टीज है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या हो रहे, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो रहे थे कि जो सेम प्रॉपर्टीज है ये क्या हो रहे थे, वो ग्रुप खत्म होने के बाद सेम प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो ये उसने पैटर्न ऑब्जर्व किया। नाउ अभी ये जो प्रॉपर्टी सिमिलर थी, इसके वजह से क्या हो गया, टेबल का जो स्टडी था वो थोड़ा सा और सिंपल हो गया। लेकिन डॉबरनर का जो क्लासिफिकेशन था, डॉबरनर के क्लासिफिकेशन में किधर भी प्रॉपर्टीज के बारे में मेंशन नहीं था कि प्रॉपर्टीज कैसे रिपीट हो रहा है, या फिर वो जो ग्रुप फॉर्म किया था 3-3 का, ये ग्रुप के अंदर सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आए थे क्या, इसके बारे में कुछ भी बात नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर उसने प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात किया कि वही जो सेम प्रॉपर्टीज है ये पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद यहां पर क्या हो रहा था गाइस, रिपीट हो रहा था। ठीक है, नाउ अभी ये भी ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या कर दिया कि ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स का उसने जो ग्रुप्स फॉर्म किया, ऐसा टोटल उसने 7 ग्रुप्स फॉर्म कर दिया। मतलब कैसा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कॉलम हो गया, एक कॉलम के अंदर उसने कितना एलिमेंट्स किया, ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स। तो यहां पर 8 एलिमेंट्स रह जाएगा, तो ये ग्रुप नंबर 1 हो गया, ग्रुप नंबर 2 हो गया, ग्रुप नंबर 3 हो गया, ऐसे करते करते उसने टोटल 7 ग्रुप्स फॉर्म कर दिए, 7 कॉलम्स फॉर्म कर दिया हम लोग बोल सकते हैं। नाउ अभी ये जो कॉलम्स है, ये कॉलम्स को वो ग्रुप नंबर 1 या फिर कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 भी नेमिंग कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा ना करके उसने क्या लॉजिक लगा दिया कि हमारे पास म्यूजिकल नोट्स भी कितने हैं गाइस, टोटल 7। कौन से म्यूजिकल नोट्स है, इंडियन म्यूजिकल नोट है आपका सा रे ग म प ध नी। ठीक है, आई एम नॉट अ सिंगर तो आपको इतना कुछ महसूस नहीं हुआ रहेगा, लेकिन यहां पर क्या होने वाला है, आपको 7 नोट्स है। तो उसने ये जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स को जो नेमिंग कर दिया, ये म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से नेमिंग किया। सो ही नेम all groups according to musical notes, लेकिन ये जो म्यूजिकल नोट्स जो हमने देखा यहां पर, ये म्यूजिकल नोट्स हो गया इंडियन। ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से उनके जो म्यूजिकल नोट्स है वो अलग थे। तो उसके म्यूजिकल नोट्स से कौन से थे, डो रे मी फा सा ला टी। ठीक है, ये जो म्यूजिकल नोट्स है इसका नेम्स आपको याद नहीं रखना, ये एग्जाम में आपको नहीं पूछने जाने वाला। ठीक है, जो पार्ट आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर जिसका याद रखने में कुछ लॉजिक भी नहीं है, उसका म्यूजिकल नोट याद रख के आपको ना सिंगर बनना है ना कुछ बनना है। ठीक है, तो जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उतना याद रखना है, क्योंकि सारे गा म प ध नि तो हर एक बच्चे को याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, तो बस इतना याद रखो कि यहाँ पर म्यूजिक का और ये क्लासिफिकेशन का कुछ रिलेशनशिप नहीं है। इट्स जस्ट अ थिंग दैट कि यहां पर क्या हो गया है बस आपका कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसके ग्रुप्स को नेम करने से अच्छा उसने क्या कर दिया, ग्रुप नंबर 1, 2, 3 ऐसा नेमिंग करने से अच्छा उसने क्या किया, यहां पर उसको म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से नेमिंग कर दिया। दैट्स इट। तो यहां पर म्यूजिक का और क्लासिफिकेशन का एज इन कुछ रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्लियर है आपको। नाउ ये जो क्लासिफिकेशन हो गया आपका न्यूलैंड का, ये न्यूलैंड के क्लासिफिकेशन में ये आपके की पॉइंट्स है। ठीक है, नाउ उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे।
जैसा हमने डॉबरेनर में देखा था कि डॉबरेनर के क्लासिफिकेशन के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। जब तक किसी चीज में ड्रॉबैक्स नहीं है या फिर प्रॉब्लम्स नहीं है तब तक उसका नेक्स्ट वर्जन आता है क्या? कभी नहीं। तो दैट्स व्हाई न्यूलैंड के अंदर भी प्रॉब्लम्स है, इसलिए उसके बाद वाला क्लासिफिकेशन आ गया जिसको हमें स्टडी करना अगले वीडियो में, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियस पीरियडिक लॉ। कि जो न्यूलैंड के जो टेबल में जो प्रॉब्लम्स थे, ये प्रॉब्लम्स आगे जाके सॉल्व हो गए बाय होम? बाय मेंडेलियो। नाउ अब ये जो मेंडेलियो का जो पीरियडिक टेबल था ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। पहले देखते हैं कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में प्रॉब्लम्स कहां पर थे, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये जो लिमिटेशंस वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपको आ सकता है। इसको हम लोग लिमिटेशंस बोल सकते हैं, डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं, डीमेरिट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको आता है एग्जाम में तो लॉजिक वही है। नाउ अभी यहां पर कौन से डीमेरिट्स है वो देखते हैं। तो टोटल 4 डीमेरिट्स है हमारे पास। सबसे फर्स्ट डीमेरिट है कि ये जो आपका क्लासिफिकेशन था ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। मतलब कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स के लिए क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं था। तो ये उसका सबसे पहला प्रॉब्लम था कि दिस क्लासिफिकेशन was only available till कैल्शियम। सेकेंड वन कि कैल्शियम के आगे के जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स को ये टेबल में बिल्कुल भी जगह नहीं था। ये हो गया फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकेंड डिसएडवांटेज कि यहां पर उसने टेबल्स फॉर्म कर दिए थे कि जैसा यहां पर ये ऐसा कॉलम्स फॉर्म कर दिया था, ऐसा टोटल 7 कॉलम्स फॉर्म किया था। ठीक है, लेकिन यहां पर जो बॉक्सेस फॉर्म हुए थे टेबल की वजह से, ये बॉक्सेस के अंदर आइडियली एक बॉक्स के अंदर एक ही एलिमेंट आना चाहिए था, लेकिन कोई जगह पर उसने क्या कर दिया, एक ही बॉक्स के अंदर 2 एलिमेंट्स को जबरदस्ती पुश कर दिया। ठीक है, तो ये था उसका सेकंड डिसएडवांटेज कि इन सम बॉक्सेस ही प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स इन 1 बॉक्स। और इसका एग्जाम्पल था आपका कोबाल्ट एंड निकेल। मतलब उसने क्या कर दिया, कोबाल्ट एंड निकेल को एक ही बॉक्स में प्लेस कर दिया। ये था उसका सेकंड डिसएडवांटेज। देन उसके बाद जो थर्ड डिसएडवांटेज था आपका, थर्ड डिसएडवांटेज था कि कोई प्लेसेस में उसने क्या कर दिया कि ऐसे एलिमेंट्स को प्ले, अभी नॉर्मली ये जो टेबल था, ये टेबल का लॉजिक क्या था कि फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ये सबका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है ये सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या यहाँ पर? नहीं। तो जैसा हम लोग अगर एग्जांपल देंगे, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर एक एग्जांपल भी दिया है, देखो नीचे टेबल फॉर्म करके दिया हुआ है। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो आपको जो फर्स्ट वाला जो दिख रहा है आपको कॉलम, मतलब आपका सा वाला या फिर डो वाला, उसके अंदर क्या क्या दिख रहा है? देखो फर्स्ट कॉलम जो दिया गया आपको टेक्स्ट बुक के अंदर, डो या फिर उसको इंडियन नोट्स में बोलेंगे सा। तो उसके अंदर अगर आप एलिमेंट्स देखेंगे तो कौन से एलिमेंट्स है आपका, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और उसके बाद कोबाल्ट एंड निकेल और ब्रोमीन। अभी ये जो एलिमेंट्स है यहां पर अगर आप इधर प्ले देखोगे तो हाइड्रोजन, फिर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसमें मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है मैक्सिमम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे हैलोजन फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब कि इनका जो बाकी एलिमेंट्स है इनका प्रॉपर्टी सिमिलर है, लेकिन कोबाल्ट एंड निकेल का जो प्रॉपर्टीज है ये हैलोजन फैमिली से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। मतलब कोबाल्ट एंड निकेल का एंड ये बाकी एलिमेंट्स का जो ये था प्रॉपर्टीज था ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब कोबाल्ट एंड निकेल को गलत रो में प्लेस कर दिया था। कि जैसा अगर किसी लेट से आपको, जैसा हम लोग को स्कूल के अंदर कि अगर 8th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में जब भी हम लोग छोटे थे, एट दैट टाइम पनिशमेंट के तौर पे हमें क्या किया जाता था कि गर्ल्स के रो में बिठाया जाता था। एट दैट टाइम क्या होता था कि बहुत ऑड फील होता था। जब भी कॉलेज में जाके पनिशमेंट मिलता है तो खुशी होती है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, कोबाल्ट एंड निकेल को भी क्या कर दिया, यहां पर उन्होंने एक ही इसमें प्लेस कर दिया। ठीक है, तो दैट्स व्हाई कोबाल्ट एंड निकेल का जो पोजीशनिंग था ये क्या था, गलत था। तो ये था आपका थर्ड डिसएडवांटेज। तो यहां पर थर्ड डिसएडवांटेज क्या रहेगा आपका कि ही प्लेस्ड
एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन सम ग्रुप्स। और इसका भी एग्जांपल जो रहेगा वो रहेगा आपका कोबाल्ट एंड निकेल। उसके बाद लास्ट डिसएडवांटेज हमारा, फोर्थ वाला लास्ट डिसएडवांटेज है हमारा कि ये जो एलिमेंट्स जो उसने डिस्कवर किए थे, फ्यूचर में जाके इसके बाद भी बहुत सारे एलिमेंट्स नोन हो गए, बिकॉज न्यूलन का जो लॉ आया था ये भी बहुत सालों पहले आ गया था, उसके बाद और एलिमेंट्स नोन हो गए। नाउ ये जो फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर किए गए, ये फ्यूचर वाले एलिमेंट्स को भी टेबल में जगह होना चाहिए था ना, तो ये जो फ्यूचर एलिमेंट्स है इनके लिए ये टेबल में बिल्कुल भी प्लेस अवेलेबल नहीं था। तो ये जो टेबल था वो आखिरी तक सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल रह गया, तो उसके आगे के टेबल एलिमेंट्स के लिए यहां पर जगह नहीं था। तो दैट्स व्हाई आपका लास्ट क्लास से ये लास्ट डिसएडवांटेज रहेगा कि देयर वाज नो प्लेस फॉर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ सॉरी ठीक है, हो जाता है ये एज में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देयर वॉज नो प्लेस फॉर फ्यूचर डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, कि बाद में जाके जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उनके लिए ये टेबल में प्लेस अवेलेबल नहीं था। अगर मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं तो ये क्लासिफिकेशन के अंदर एवरी एलिमेंट आना ही चाहिए, तो ये एवरी एलिमेंट टेबल के अंदर नहीं आ रहा था। इसके वजह से इसका नेक्स्ट जो एलिमेंट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बताया गया वो बताया गया मेंडेलीव की तरफ से, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल डिसएडवांटेजेस फिर से एक बार देखते हैं क्या क्या था। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या था आपका कि यहां पर ये जो क्लासिफिकेशन था ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, कैल्शियम के आगे वाले एलिमेंट्स के लिए टेबल में जगह नहीं था। सेकंड जो था आपका, सेकंड था कि कोई कोई बॉक्सेस में उसने क्या कर दिया, जबरदस्ती दो एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये भी सेकंड प्रॉब्लम था। थर्ड प्रॉब्लम क्या था कि कहीं कहीं पर उसने क्या कर दिया, अलग एलिमेंट को किसी दूसरे ग्रुप में प्लेस कर दिया कि जहां पर उसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। एंड सबसे लास्ट में रहेगा आपका दैट इज फ्यूचरली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए यहां पर प्लेस अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है हम लोग यहां पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ठीक है, बाय बाय।